बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं एंड द टाइटल ऑफ दिस लेक्चर इज यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। बेटे, सबसे पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उनको कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है। उस इंजेक्शन के नतीजा में क्या होता है, उस पर्सन की डेथ हो जाती है। अब हुआ क्या असल में कि वो जो इंजेक्शन था वो एंटीबायोटिक का था, तो उस एंटीबायोटिक को मिस यूज़ कर दिया गया। वो पर्सन उसके लिए सेंसिटिव था, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, लेकिन डॉक्टर ने या नर्स ने उसको लगा दिया। एज अ रिजल्ट बेटा क्या हो गया, उसको रिएक्शन हो जाता है। यहाँ तो रेडनेस आ जाती है, चेहरा स्वेल कर जाता है, बॉडी स्वेल करना शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं कि यार इंजेक्शन लड़ रहा है, यानी कि इंजेक्शन क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो इससे मतलब ये है कि हमें एंटीबायोटिक्स के यूजेस और मिस यूजेस का पता होना चाहिए। बेटे, इनके यूजेस और मिस यूजेस पढ़ने से पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि एंटीबायोटिक्स होती क्या है। आइए बच्चों, एंटीबायोटिक्स जो है पहले हम इनको डिफाइन कर लेते हैं। अगर मैं आपको एंटीबायोटिक्स का मीनिंग बताऊं तो एंटी जो है इसको हम कहते हैं अगेंस्ट। एंटी का बेटे मीनिंग क्या है जी, दैट इज अगेंस्ट। और बायोटिक का मीनिंग क्या है, लाइफ। आपको पता है बायोस से है, इसका मीनिंग लाइफ है। यहाँ पे जो जिस लाइफ के अगेंस्ट आपने एंटीबायोटिक्स को यूज करना है वो लाइफ सिर्फ कौन है बेटे, वो बैक्टीरियाज हैं। यानी ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस हो गए, ऐसे ड्रग्स होंगे जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज होंगे। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं अब। दी chemotherapeutics which used either to kill, यानी यहां तो वो किल कर देंगे, और inhibit, either to kill or inhibit the growth of बैक्टीरिया। तो बेटे अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ सॉरी बेटा, ग्रोथ को आप स्टॉप कर दें या बैक्टीरियाज को आप किल कर दें, तो इस तरह के कीमोथेराप्यूटिक्स को, यानी इस तरह के केमिकल सब्सटेंसेस को आप नाम देंगे एंटीबायोटिक्स का। इसका यानी इस डेफिनेशन से आपने जो चीज़ हासिल की है वो ये कि एंटीबायोटिक्स हमेशा यूज होती हैं अगेंस्ट ओनली बैक्टीरियल डिजीजेस, यानी जितनी भी हमारी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं, अगर हम उनसे निजात हासिल करना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी बैक्टीरियल डिजीजेज हैं उनको क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये एंटीबायोटिक्स तैयार कैसे होती है, इनकी जो फॉर्मेशन है वो किस तरह होती है। तो उसको बेटे हम पॉइंट बनाते हैं, दैट इज द सिंथेसिस। याद रखने बेटे आपने, एंटीबायोटिक्स जो हैं जब हम उसको सिंथेसाइज करते हैं तो इनका सोर्स हमेशा लिविंग होता है। किसी जानदार से ही आपने एंटीबायोटिक को सिंथेसाइज करना है, यानी सेपरेट करना है, और उसको आपने एज ए एंटीबायोटिक यूज़ करना है। मिसाल पहले मैं मिसाल देता हूँ बेटे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एंटीबायोटिक है जी, जिसको जो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, और उसका नेम क्या है, पेनिसिलिन। इसके बारे में आपने सुना होगा। पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इनको डिस्कवर किया था और इस पर नोबेल प्राइज भी इनको दिया गया था। ये पेनिसिलिन जो है, ये इसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, एक फंगस से ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम फंगस, और उसका नाम क्या है बेटे, दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम। अब आप देखें जरा कि फंगस जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी लिविंग सोर्स से आपने हमेशा एंटीबायोटिक्स को बनाना है। तो जिसमें मैंने एग्जांपल दी थी बेटे, तो दे ऑलवेज ऑब्टेन फ्रॉम अ लिविंग सोर्स, यानी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो सिंथेसाइज लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं और हम इनको वहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं, यानी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्स। ये नहीं कि हम इसको लैब में नहीं बना रहे, लैब में बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन जो है बेटे वो लिविंग होगा। इसका अब कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं
जो इनको सिंथेसाइज करते हैं, उसमें बहुत सारे बेटे आपके पास बैक्टीरियाज भी हैं जिनसे आप एंटीबायोटिक्स तैयार करते हैं। इसी तरह एक्टिनोमाइसीट्स भी हैं। एक्टिनोमाइसीट्स बेटे ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एक ग्रुप होता है, दैट इज द एक्टिनोमाइसीट्स। एंड फंजाई, तो फंगस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसका नाम मैंने क्या दिया है, एक्टिनोमाइसीट्स, अ ग्रुप ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है जी, जो फंजाई के साथ मिलकर काम करता है और डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है, तो इसलिए इसको एक्टिनोमाइसीट्स कहते हैं। और बैक्टीरिया और फंजाई यानी इनसे आप एंटीबायोटिक्स को सिंथेसाइज और प्रिपेयर करके ऑब्टेन करवा सकते हैं। तो ये बेटे मैंने आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में उसको डिफाइन किया और उसकी सिंथेसिस आपने पढ़ी। अब हम देखते हैं जी, दैट इज यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब अगर आप एंटीबायोटिक्स को यूज करना चाहते हैं तो बेटे 5 चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है, 5 थिंग्स। नंबर 1, कभी भी जब आप एंटीबायोटिक को यूज करेंगे तो आपने इसको खुद से यूज नहीं करना है। नंबर 1 यानी पहला इसका जो तरीकाकार है, जो इसका मेथड, दैट ऑलवेज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। किसी डॉक्टर से, किसी फिजिशियन से जो है वो आपने कंसल्ट करना है, और वो अगर आपको मेडिसिन दें तो उसके अंदर एंटीबायोटिक जो है वो दैट ऑलवेज और मस्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर और अ फिजिशियन। दूसरा बेटे, जब वो डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं एंटीबायोटिक स्पेशली, तो वो कहते हैं जी कि आप इसको, बाज़ औक़ात कहते हैं कि आपने दिन में 1 मरतबा सिर्फ इसको यूज़ करना है, यानी 24 आवर में एंटीबायोटिक यूज़ करनी है 1। फिर आप बाज़ कहते हैं सुबह शाम आप खा लें मेडिसिन, फिर बाज़ औक़ात कहते हैं सुबह दोपहर शाम आप खा लें। ये असल में जो टाइम इंटरवल है एक एंटीबायोटिक के एक्शन का, ये उसको डॉक्टर को पता होता है। अब हम लापरवाही करते हैं, 1 मिनट एंटीबायोटिक खाते हैं, अगर उसने कहा सुबह और शाम जो है वो खानी है, तो हम एक अगर एंटीबायोटिक खाएंगे और रात को या शाम को 12 घंटे के बाद नहीं खाएंगे तो उसका सारा असर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमेशा आपने जब इसको यूज़ करना है एंटीबायोटिक को, दैट इज़ रेगुलर टाइम इंटरवल में आपने यूज़ करना है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में आपने इसको यूज़ करना है। इसी तरह बेटा तीसरा पॉइंट ये है कि जो आप ड्रग यानी जो वो एंटीबायोटिक आपको दे रहे हैं डॉक्टर, तो उसके एंड पर भी कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी उसको कौन सी एंटीबायोटिक सेलेक्ट करनी है उसके बारे में सारा पता जो है वो होना चाहिए, दैट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, जो वो डॉक्टर आपके लिए सिलेक्ट कर रहा है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, लेकिन आपने कौन सी यूज़ करनी, किस डिजीज़ के लिए है, वो सारा उसको पता होना चाहिए, ड्रग ऑफ चॉइस। नंबर 4 थिंग बेटे जो हमारे एंटीबायोटिक को यूज़ करने के लिए आपके माइंड में होनी चाहिए, वो है जी द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे, उसको हम नाम देते हैं कि पॉसिबल एडवर्स अफेक्ट। पॉसिबल एडवर्स अफेक्ट यानी आपको या डॉक्टर को कम अज़ कम उस एंटीबायोटिक से जो अफेक्ट आ सकते हैं, एडवर्स कहते हैं जो खतरनाक या नुकसानदेह असरात उसके हैं, वो क्या हो सकते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और लास्ट पे उस एंटीबायोटिक के मोड ऑफ एक्शन जो है उसका भी पता होना चाहिए। लास्ट टाइम आपको मैंने येलो बॉक्स में पढ़ाया था कि मोड ऑफ एक्शन से मुराद क्या है कि उस एंटीबायोटिक ने बैक्टीरिया को किस तरह किल करना है, उसके सेल वॉल को डैमेज करके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज करके वो एंटीबायोटिक किस तरह उस बैक्टीरिया को किल करेगी। तो ये मोड ऑफ एक्शन के बारे में भी डॉक्टर को, फिजिशियंस को पता होना चाहिए। तो ये बेटे अगर आप एंटीबायोटिक यूज़ करने जा रहे हैं तो उसके 5 जो पॉसिबल आप समझ सकते हैं यूजेस जो हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए। नंबर 1 क्या था, प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। नंबर 2 रेगुलर टाइम इंटरवल पे आपने यूज़ करना है, ड्रग ऑफ चॉइस को मद्देनज़र रखना है, उसके एडवर्स अफेक्ट को आपने देखना है, और इसके अलावा उसके जो एक्शंस हैं, जो मोड ऑफ एक्शन है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। तो ये यूजेस के लिए आपने इन चीज़ों को बेटे माइंड में रखना है। अब अगर अल्लाह ना करे किसी एंटीबायोटिक का मिस यूज़ हो जाता है, तो आइए उसको देखते हैं कि उसके क्या खतरात, क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जी, दैट इज़ द मिस यूजेस ऑफ
एंटीबायोटिक्स, मिस यूजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स। जी बेटे, मिस यूजेज में जो पहला मिस यूज है एंटीबायोटिक का, हम पहले उसको डिस्कस करते हैं जी। नंबर 1 दैट इज द ड्रग रेजिस्टेंस। पहला जो बेटा इसका खतरा है, जो नुकसान है जी, वो क्या है? ड्रग रेजिस्टेंस। अब ये ड्रग रेजिस्टेंस या सिंपल रेजिस्टेंस क्या है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर बेटे हम क्या करते हैं, हमने एक एंटीबायोटिक यूज़ की और हमारे जो सारे बॉडी के सारे उसके बैक्टीरिया थे वो डेड हो गए। हमने वो साल हर साल वो मेडिसिन यूज़ की, लेकिन एक वक्त आया कि वही मेडिसिन हम इनटेक करते थे, लेकिन क्या उसका कोई असर नहीं होता था, यानी आपको आराम नहीं आता था, बैक्टीरिया किल नहीं हो पाते थे। इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या कर गए हैं, वो इवॉल्व हो गए अगेंस्ट दी एंटीबायोटिक, यानी उस एंटीबायोटिक के खिलाफ उन बैक्टीरिया ने क्या बना लिया बेटा, इम्यून सिस्टम डेवलप कर लिया। अब वो आप मेडिसिन खाएंगे तो उन बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एंटीबायोटिक्स को मैसिव यूज करते हैं, मैसिव से मुराद बेटे ओवर यूज है, यानी बहुत ज़्यादा आप यूज करते हैं, मैसिव यूज करते हैं, तो एज अ रिजल्ट उन बैक्टीरिया के अंदर क्या पैदा हो जाती है, ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। जब बेटे ड्रग रेजिस्टेंस आ जाएगी तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा उन जर्म्स को किल करना दोबारा से, और डिजीज को कंट्रोल करना एक बड़ा मसला हमारे पास आ जाएगा। तो ड्रग रेजिस्टेंस क्या करेगी, दैट लीड टू डिफिकल्टी इन क्योरिंग द डिजीज। तो एज अ रिजल्ट बेटे हमें डिफिकल्टी आ जाएगी इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो डिजीज को ट्रीट करने के लिए हमने एंटीबायोटिक्स जो यूज करनी है उनको रेजिस्टेंस नहीं होने देना बैक्टीरिया को, तो इसलिए मैसिव यूज करेंगे तो बैक्टीरिया उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाएंगे, लिहाजा ये उसका पहला मिसयूज है। दूसरा बेटे मिसयूज जो है वो आपका है कि दैट इज अफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं वो आपके मेटाबॉलिज्म के साथ भी रिएक्ट कर जाती हैं, यानी आप उसका मिसयूज क्या है कि वो क्या कर गई हैं जी, रिएक्ट कर गई हैं, रिएक्ट एंड डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म। तो इन्होंने हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म था उसको क्या कर दिया बेटे, डिस्टर्ब कर दिया है, उसके साथ रिएक्शन कर लिया। एज अ रिजल्ट मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, और इस मेटाबॉलिज्म के रुकने से इवेंचुअली क्या है बेटे, डेथ भी कॉज हो सकती है। तो बड़ा मोहतात हो गया आपने एंटीबायोटिक्स को यूज करना है। तीसरा बेटे जिसका मिस यूज है जी, दैट इज द एलर्जिक रिएक्शंस। कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं ये, इसके लिए बेटे मैं कोई पॉइंट बताता हूँ आपको। आप कभी हॉस्पिटल जाएं, अल्लाह ना करे ड्रिप किसी के आपने लगी देखी हो, तो पहले वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा जो एंटीबायोटिक है बिल्कुल थोड़ी सी माइनर क्वांटिटी के अंदर क्या करते हैं, उस बंदे पर अप्लाई करते हैं, जिसका नाम होता है टेस्ट डोज। यानी वो एंटीबायोटिक थोड़ी सी बॉडी को अप्लाई करके चेक करते हैं 15-20 मिनट कि कहीं वो रिएक्ट तो नहीं कर रही, और उसके बाद वो पूरा इंजेक्शन उस बंदे को लगाते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन हमारे ज़्यादा डॉक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो अच्छे डॉक्टर्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे टेस्ट किया जाता है पहले एंटीबायोटिक को, कि कहीं वो एलर्जी कॉज तो नहीं कर रही, कहीं वो घबराहट पैदा तो नहीं कर रही, कहीं वो रेडनेस तो नहीं बॉडी के ऊपर आ रही, स्वेल तो नहीं बॉडी होना शुरू हो गई, आंखों से पानी आना तो नहीं शुरू हो गया। तो ये सारी बेटे एलर्जी की जो है वो फॉर्म्स होती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो हमारे जो एंटीबायोटिक है जो एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर रही है, दैट इज ड्यू टू पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है वो सबसे ज़्यादा बेटा एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती है। अगर आप इसका मिसयूज़ कर लेंगे तो दैट में कॉज एलर्जिक रिएक्शंस। नंबर 4 बेटे आपके पास जो इसका मिसयूज़ है, दैट इज़ द डेफनेस। जी, बहरापन भी इससे आप हो सकता है, सोच लें आप, यानी कि बहरापन इससे भी आ सकता है। इतना खतरनाक मिसयूज़ है एंटीबायोटिक्स का। हमारे पास बेटे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एक एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगर इस स्ट्रेप्टोमाइसिन का आप मिस यूज़ कर लेंगे या ओवर यूज़ कर लेंगे तो ये क्या कर देती है, ये डैमेज कर देती है जी, दैट डैमेज दी ऑडिटरी नर्व। अब आप खुद सोचें ज़रा, जो हमारी ऑडिटरी नर्व है यही वो नर्व है जो हमारे ईयर्स से आवाज़ को आपके ब्रेन तक लेके जा रही है।
तो अगर वो नर्व डैमेज हो जाएगी तो वो वर्ड्स जो आप यहाँ पे आ रहे हैं वो ब्रेन तक नहीं पहुँचेगा और आप उसको लिसनिंग नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लिसनिंग ना कर पाए तो बहरापन आ जाएगा, जिसको डेफनेस का नाम देंगे। और ये आपके लिए एमसीक्यू भी है कि डेफनेस कौन सी एंटीबायोटिक के मिसयूज से हो रही है बेटा, स्ट्रेप्टोमाइसिन से। इसी तरह एक और भी इफेक्ट है इसका खतरनाक, जिसका नाम है जी टूथ डिसकलरेशन, यानी दांत जो हैं वो उनका कलर खराब हो जाएगा, और दांत खराब हो जाएंगे तो इसको आप क्या नाम देंगे, टूथ डिसकलरेशन का नाम देंगे। और ये बेटे हो रही है ड्यू टू दी टेट्रासाइक्लिन्स। तो आपके पास एक और एंटीबायोटिक है, आपने ज़रूर नाम सुना होगा, दैट इज़ टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स जो है अगर आप बच्चों के अंदर इसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा एंटीबायोटिक देना शुरू करते हैं छोटे बच्चों को, तो उससे क्या होता है, उनके दांत खराब हो जाते हैं, उनका जो अनैमल है, अनैमल यानी ऊपर जो कवरिंग है वाइट, वो ख़त्म हो जाती है, तो एज अ रिजल्ट दांत खराब हो जाते हैं। तो आपने देखा बेटा अगर आप इन एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ बनाएंगे तो उसमें बैक्टीरियाज में यानी ड्रग रेजिस्टेंस आ जाएगी, मेटाबॉलिज्म से अफेक्ट हो जाएगा, एलर्जी हो सकती है, बहरापन यानी डेफनेस आ सकती है, और फाइनली टूथ डिस्कलरेशन भी हो सकती है। जी बेटे, तो ये आपका जो एक टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन यूजेज एंड मिस यूजेज, यहाँ पे एंड हो गया। अब बेटे इस लेक्चर के साथ, चूंकि ये सेकंड लास्ट लेक्चर है, इसके बाद आपने लास्ट लेक्चर साइनोबैक्टीरिया पढ़ना और वो एक डिटेल में लेक्चर है। तो यहाँ पर मैं कुछ आपकी बुक के जो प्रीवियस या येलो बॉक्स थे वो मैं बेटे आपको करवाया था, 2 येलो बॉक्स वहाँ पे मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। एक बेटे है जी दैट इज़ द लार्जेस्ट बैक्टीरियम, लार्जेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया जो है वो लार्जेस्ट बैक्टीरियम वो क्या है और उसका साइज क्या होता है, उसको डिस्कवर कैसे किया गया, आइए उसके बारे में देखते हैं। ये येलो बॉक्स में बेटे लिखा होगा दुनिया का जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है उसका नाम है दैट इज इपोलोपीशियम फिशलसोनाई। ये इसका नाम है लिखा है इपोलोपीशियम फिशलसोनाई। ये दुनिया का लार्जेस्ट बैक्टीरियम है जो डिस्कवर किया है। इसको जो डिस्कवर है बेटे वो कहाँ किया गया है, दैट इज इन द इंटेस्टाइन ऑफ ब्राउन सर्जन फिश। एक फिश है बेटे जिसको सर्जन फिश का नाम देते हैं, सर्जन फिश ब्राउन कलर की है, सर्जन फिश। उसकी इंटेस्टाइन के अंदर दुनिया के लार्जेस्ट बैक्टीरियम इपोलोपीशियम फिशलसोनाई को डिस्कवर किया गया है। इस ब्राउन फिश का, सर्जन ब्राउन फिश जो है बेटे, इसका साइंटिफिक नेम भी बुक में लिखा हुआ है, दैट इज अकैंथरस नाइग्रोफस्कस। जी, अकैंथरस नाइग्रोफस्कस, ये बेटे उस ब्राउन सर्जन फिश का साइंटिफिक नेम है। तो इस अकैंथरस नाइग्रोफस्कस की इंटेस्टाइन्स के अंदर दुनिया का लार्जेस्ट बैक्टीरियम हमने ढूंढा है। ओके, अब अगर मैं उसके साइज के बारे में बताऊं तो ये इसकी जो लेंथ है वो 600 माइक्रोमीटर की होती है इन लेंथ, और ये 80 माइक्रोमीटर जो है वो इन विड्थ है। तो आपको जब मैंने साइज ऑफ बैक्टीरिया पढ़ाया था तो वहाँ पे आपने रेंज ही पढ़ी थी 0.1 से लेके 600 माइक्रोमीटर तक बैक्टीरियाज का साइज होता है। तो आपने देख लिया कि दुनिया अब जो 600 माइक्रोमीटर साइज है वो किन का है, वो लार्जेस्ट बैक्टीरियम जाहिर सी बात होगा, और वो क्या है, दैट इज इपोलोपीशियम फिशलसोनाई। ये नहीं, वैसे तो प्रोकैरियोट्स आपको पता है माइक्रोस्कोपिक हैं, आप उनको आंख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये चूंकि है प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, तो दुनिया का जो लार्जेस्ट प्रोकैरियोट है यानी लार्जेस्ट जो बैक्टीरिया है इपोलोपीशियम फिशलसोनाई, ये प्रिंटेड हाइफन यानी इतना बड़ा है ये, जैसे एक हाइफन आपने प्रिंट किया है, प्रिंटेड हाइफन। हाइफन आप समझते हैं ये सिंबल है, तो प्रिंटेड हाइफन जितना जो है वो इसका साइज होता है। तो ये बेटे आपके पास लार्जेस्ट बैक्टीरियम के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। इसके